हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है। आज इसको काफी अच्छे तरीके से करेंगे, काफी बढ़िया तरीके से करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या है फीचर ऑफ जावा। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सेकेंड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इसमें समय बचा तो फिर हम लोग कोई और टॉपिक भी देखेंगे। ठीक है। अगर समय बचा तो कोई और टॉपिक भी देखेंगे, जेडीके जेआरई जेवीएम भी देख लेंगे। ठीक है। बट आज मेन फोकस होगा फीचर्स ऑफ जावा में। देखिए दोस्तों, फीचर्स ऑफ जावा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इससे आपको ये समझ में आया कि जावा का इम्पोर्टेंस है क्या, जावा हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि जावा का फीचर्स क्या क्या है जिसके वजह से जावा इतना पॉपुलर है। ठीक है। जावा इतना पॉपुलर है और जावा पिछले 20 ईयर से कैसे टिका हुआ है मार्केट में। ठीक है। उसके फीचर्स ऑफ जावा के वजह से देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा हुआ है। सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर्ड है, रोबस्ट है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस है, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डायनेमिक है। तो काफी ज्यादा इसका फीचर्स है। ठीक है। तो एक एक करके सारे फीचर्स पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जावा सिंपल क्यों है। ठीक है। तो पहले इनके थोड़ी डेफिनेशंस को देख लेते हैं और उसके बाद एक बार सिंपल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा जावा सिंपल क्यों है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएशन वाज टू मेक इट पोर्टेबल, सिंपल एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में बहुत सारा आता है, बट आप उसको सिंपल के साथ साथ सिक्योर और पोर्टेबल कैसे बना पाओ, वो काफी डिफिकल्ट होता है। बट जावा ने ऐसा करके दिखाया। हाईली सिक्योर्ड है, जितना सिक्योर जावा है मार्केट में, इसीलिए कोई और लैंग्वेज नहीं है। इसलिए जितने अभी तक मेरे ख्याल से 3 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर जावा में क्रिएट ऑलरेडी हो चुके हैं और मार्केट जो कैप्चर किया हुआ है 70 to 80% वो जावा ही किया हुआ है। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं जावा की इम्पोर्टेंस। सिंपल है तो उसको भी हम लोग देखेंगे, वो तो एक अपने में एक, सिक्योर भी अपने में एक आपका फीचर है और सिंपल तो है ही। Apart from this, there are also some excellent features which play an important role in the popularity of this language. The features of Java are also known as Java buzzword. तो ये भी समझेंगे, इसी फीचर को ओवरऑल कह देते हैं जावा बजवर्ड। ठीक है, अच्छी बात है नॉलेज के लिए। आइए देख दोस्तों, देखते हैं सिंपल क्यों है। जावा इज वेरी इजी टू लर्न एंड सिंटैक्स इज सिंपल। देखिए दोस्तों, जावा इजी टू लर्न है और उसका सिंटैक्स काफी सिंपल है। बट आप जब सिंटैक्स लिखते हो कि जावा में, तो आपको पूरा क्लास लिखना पड़ता है, पूरा मेन मेथड बनाना पड़ता है। फिर उसके अंदर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके लिखना पड़ता है, मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है। फिर भी यहाँ लिखा है कि सिंटैक्स सिंपल है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि हर चीज का रीजन है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज मगअप नहीं करना पड़ेगा, कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। हर चीज का अपना एक रीजन होता है। जैसे आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो वो उसका हर एक मीनिंग अंडरस्टैंडिंग समझाया जाएगा। वहां पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह सेमीकोलन होगा, एक जगह सेमीकोलन नहीं होगा। एक जगह आप क्लास करके मेथड को डिफाइन करो, एक जगह आप डायरेक्टली मेथड को डिफाइन कर दो। इतना हौच पौच नहीं होगा। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट है कि आपको क्लास बना के ही काम करना है। ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट है कि मेन मेथड में पूरा लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है। मेन मेथड के अंदर स्ट्रिंग एरे लिखना पड़ेगा। ठीक है। उसके अंदर आप फिर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड सेट है। और स्टार्टिंग में लगेगा कि जावा एक टफ लैंग्वेज है, बट धीरे धीरे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको समझ में आएगा कि जावा सिंपल लैंग्वेज कोई है नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज मगअप नहीं करते। जैसे आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंट टैलेंट जब लिखते हो स्टार्टिंग में, तो आपको एक लगता है कि ये क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट टैलेंट बार बार वही लिखो। बट उसका एक रीजन है, तो वो रीजन भी हम लोग समझेंगे साथ ही साथ दोस्तों। जैसे सिस्टम क्या हो गया, एक क्लास हो गया। आउट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। प्रिंट टैलेंट क्या हो गया दोस्तों, वो एक मेथड हो गया। तो वो चीज हम लोग सीधा सीधा धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रोसिस्टम, जावा लैंग्वेज इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज, देखिए, सी से सी प्लस प्लस के बारे में बता रहा है, बट हाँ पहले सिंपल है क्यों बता समझते हैं। जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, सो इजियर
फॉर प्रोग्रामर टू लर्न इट आफ्टर सी प्लस प्लस। देखिए दोस्तों, सी क्या था, एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज था, वहां पे ऑब्जेक्ट्स नहीं थे। तो सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया गया लैंग्वेज को इजी करने के लिए, और कहीं ना कहीं जावा सिंटैक्स सी प्लस प्लस को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। जावा has removed many complicated and rarely used features, for example explicit pointers, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखिए दोस्तों, ये सब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फीचर्स थे, ठीक है, ये सबको हटा दिया गया। एक्सप्लिसिट पॉइंटर जो सी के अंदर आता है, वो कहीं ना कहीं एक टफ था और काफी अनसिक्योर था, ठीक है, काफी टफ था समझने में और काफी अनसिक्योर था, तो ये सारे टॉपिक को हटा दिया गया। वैसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग को भी यहाँ पे जावा प्रमोट नहीं करता, इस फीचर को भी हटा दिया, ठीक है। देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटेड गार्बेज कलेक्शन इन जावा। देखिए, जो वेस्टेज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है, उसको एज अ प्रोग्रामर आपको हटाने की जरूरत नहीं है। ये चीज ऑटोमेटेड है, ठीक है, ये चीज ऑटोमेटेड है। ये अपने आप जो भी अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी वेस्टेज होंगे मेमोरी में, उसको कहीं ना कहीं जावा अपने से रन करा के, एग्जीक्यूट करा के उसको क्लियर कर देता है, ठीक है, उसको साफ कर देता है। जो मेमोरी कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है, जो वेस्टेज है, उसको हमें पहले क्या करना पड़ता था, अपने से उसको मेमोरी से हटाना पड़ता था। बट यहाँ पे ऑटोमेटेड है, ठीक है, यहाँ पे अपने आप साफ हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। तो ये एक फायदा है जावा का। तो जावा का यहाँ पे काफी कुछ ये क्यों सिंपल कह रहा है, तो यहाँ काफी सारे रीजंस दिए हुए हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो कि सेकंड फीचर है, ठीक है, सेकंड फीचर है। बट उसकी वजह से भी जावा सिंपल है, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट oriented means we organize our software as a combination of different types of object that incorporate both behavior, data and behavior। देखिए दोस्तों, ये एक फीचर में डाल दिया गया है, बट ये अपने आप में एक टॉपिक भी है, ठीक है, अपने आप में एक टॉपिक भी है। मतलब कि देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ आपको काफी सारे टर्म्स दिख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे जो है, ये सब टॉपिक्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स है। तो ये सब हम लोग काफी अच्छे तरीके से समझेंगे, करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये इतना हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है कि जावा में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इनकॉर्पोरेट बोथ। देखिए, ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ दो ही चीज होता है, डेटा एंड बिहेवियर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, तो मोबाइल फोन में क्या है, उस उसके कलर क्या है, ठीक है, उसका ब्रांड क्या है, उसका प्राइस क्या है, ये सब उसके डेटा है। फिर हम लोग बिहेवियर क्या हो गया, फिर उसके एक्शंस हो गए, उसके मेथड्स हो गए। मतलब कि मान लीजिए हम लोग फोन से इंटरनेट चला सकते हैं, फोन से कैमरा खींच सकते, फोटो खींच सकते हैं, हम लोग अपने मोबाइल फोन से कॉल पर बात कर सकते हैं, तो वो उसका बिहेवियर है। तो इसमें आप देख सकते होंगे कि एक स्टेट है, एक बिहेवियर है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, एक एट्रीब्यूट है, तो दूसरा बिहेवियर है, एक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। तो ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे फोन की बात हो गई, ठीक है, बाइक हो सकता है, कार हो सकता है, फैन हो सकता है, हाउस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी एक ऑब्जेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जावा पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसीलिए ये जावा इतना इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स हम लोग डील करेंगे, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग डील करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये सारे इंस्टीट्यूट वाले यहाँ आप जहाँ भी स्टडी कर रहे होंगे, इस पर काफी ज्यादा समय दिया जाता होगा समझाने में। पहले हम लोग रीड करते हैं और फिर फील करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग फील करेंगे इसको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पहले देखते हैं। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे सी प्लस प्लस से भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है जावा। अब ऐसा क्यों है, इसका फर्दर लाइन देखते हैं हम लोग। विच आर कंपाइल्ड इनटू platform specific machines, ठीक है। while java is a write once run everywhere language, a platform is a hardware or a software environment in which a program runs।
There are two type of platform: software based and hardware based. Java provides a software based platform. The Java platform differ from both most other platform in the sense that it is a software based platform that runs on the top of other hardware platform. It has a two component: runtime environment API. Java codes can be executed on multiple platforms, for example, Windows, Linux, Sun, Solaris, Mac OS, etc. Java code is compiled by a compiler and converted into bytecode. This bytecode is a platform independent code because it can be run on multiple platforms, etc. Write once, run everywhere. देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो वो एक सोर्स कोड कहलाता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। फिर वो डॉट जावा कंपाइलर के थ्रू होके जाता है। कंपाइलर क्या करता है, उसके सिंटैक्स को चेक करता है और साथ ही साथ बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये बाइट कोड जो है ना दोस्तों, ये खतरनाक चीज है। ये बाइट कोड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाएगा। मतलब कि देखिए, जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं विंडोज पे, ठीक है, विंडोज पे अपने सोर्स कोड को लिखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, रन करते हैं, वो तो हो ही जाएगा। बट उसके बाइट कोड को अगर हम लोग लेते हैं, उसके क्लास फाइल को लेते हैं और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, जैसे मैक्स हो गया, लिनक्स हो गया, सन सोलरिस हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारा जावा चल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जावा के पास इंटरप्रेटर है, ठीक है, जावा के पास एक्चुअली जेवीएम है। और वो जेवीएम क्या होता है, देखिए, क्या किया जावा वालों ने, बाइट कोड निकाल कर दे दिया और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप, उसके टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जेवीएम को इंस्टॉल कर दिया। मतलब कि जो आपका विंडोज है, वहाँ विंडोज टाइप का जेवीएम को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। फिर आपका लिनक्स है, तो लिनक्स में उसके टाइप का जेवीएम को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब उस बाइट कोड को आप कहीं भी ले जाओ, जेवीएम उसको इंटरप्रेट कर देगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसको रन करा देगा। वैसे ही मैक्स के लिए मैक्स का जेवीएम इंस्टॉल करा दो, मतलब उसके टाइप का जेवीएम। देखिए, मैक का अपना जेवीएम है, विंडोज का अपना जेवीएम है, लिनक्स का अपना जेवीएम है। आप बस बाइट कोड प्रोवाइड करा दो, वो इंटरप्रेट और रन करा देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं आप जैसे सी में नहीं देखते होगे कि कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, ठीक है। कंपाइलर आप सिंपली विंडोज में सी के सोर्स कोड को लिखो और वहां पे कंपाइल करा दो, वहां पे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा जो कि विंडोज टाइप का ही होगा, ठीक है, अगर आप विंडोज टाइप में किए हुए हो। विंडोज टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपने सोर्स कोड किया और उसको कंपाइल कर रहे हो, तो उसका आउटपुट भी सिर्फ विंडोज ही टाइप में देखने को मिलेगा। बट आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैक्स हो गया, लिनक्स हो गया, सन सोलरिस हो गया, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जब रन करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये जेवीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इंटरप्रेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बट यहाँ पे चूंकि हमें बाइट कोड प्रोवाइड होता है, ठीक है, बाइट कोड प्रोवाइड होता है, तो ये बाइट कोड अब क्या है, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके टाइप के जेवीएम इंस्टॉल्ड है। और कहीं ना कहीं वो जेवीएम क्या करता है, उस बाइट कोड जो कि कॉमन होता है उसको इंटरप्रेट और रन करा देता है। तो जिसकी वजह से जो आपका जावा है, वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो जाता है। तो ये एक नया चीज था जो जावा ने लेके आया था। और ये कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस में भी शायद नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपका जो जावा है वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जावा इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं सिक्योर्ड क्यों है। देखिए, जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। विथ जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम्स। हम्म जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज, देखिए यहाँ पे एक तो एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है, दूसरा जावा प्रोग्राम रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। देखिए यहाँ पे ये दोनों इसका बेनिफिट लिखा जा रहा है, तो इसको समझते हैं। देखिए, एक्सप्लिसिट पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये सी से आ रहा है, और सी कहीं ना कहीं ये पॉइंटर वाला एक्सप्लिसिट पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट पर चलता था। बट एक्सप्लिसिट पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि हम लोग एक्चुअल एड्रेस को भी चेंज कर देते थे, तो सिक्योरिटी लॉस होने का यहाँ चांसेस था। बट जब हम लोग जावा में, हमें एक्चुअल एड्रेस पता नहीं होता है, एक रेफरेंस एड्रेस होता है, ठीक है। इंडेक्स हो सकता है,
रेफरेंस एड्रेस हो सकता है बट एक्चुअल एड्रेस नहीं हो सकता। रेफरेंस एड्रेस क्यों प्रोवाइड किया जाता है? कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बना सके कि इंटरनली क्या हो रहा है, बट वो एक्चुअल एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए जावा बहुत हाईली सिक्योर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपकी क्लैरिटी और अच्छे से समझ में आएगी कि जावा क्यों इतना सिक्योर्ड है, ठीक है। आपको इतना अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अभी ये चूंकि हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख रहे हैं, जब हम लोग थोड़ा एरे में घुसेंगे फिर समझेंगे कि चीजें इंडेक्स से होती है, नॉट एक्सप्लिसिट पॉइंटर से होती है। तो इसीलिए जावा इतना हाईली सिक्योर्ड है, ठीक है। और भी पर्पस है जावा इतना हाईली सिक्योर्ड क्यों है। जावा आने वाले समय में तो जावा ने ऐसे फ्रेमवर्क ऐसे एपीआई बना के दे दिए हैं जो कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए अलग से बना के दिया हुआ है। तो जावा में बहुत सारे सिक्योरिटी वाले एपीआई भी देखने को मिलेंगे और फ्रेमवर्क भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जावा प्रोग्राम रन इनसाइड अ जावा मशीन सैंडबॉक्स। देखिए क्या है यहाँ पे, ये डायग्राम देखिए, ये जावा एप्लीकेशन है। और जावा एप्लीकेशन कहीं ना कहीं जेवीएम के अंदर है, ठीक है, जेवीएम के अंदर है। और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर है। और यहाँ यहाँ पे सी प्लस प्लस का देखिए, यूजर रियल टाइम एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे यूजर रियल टाइम एनवायरनमेंट ऑफ ऑफ इट्स ओन। देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही अपने आप में एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, बट जावा के लिए जावा का अपना एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। जावा उससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, उससे कम्युनिकेट करेगा। बट जो सी प्लस प्लस है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है। ये इसको वजह से ये काफी अन क्या बोल सकते हैं, हाँ, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। बट जावा देखिए क्या है, जावा वर्चुअल मशीन से जो इसका रन टाइम एनवायरनमेंट है वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, और इनडायरेक्टली फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से करेगा, ठीक है, उसके ऊपर फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है, ठीक है। तो जेवीएम का फायदा आप देख सकते हो कितना सारा है। एक तो सिक्योरिटी भी दे रहा है, ऊपर से कहीं ना कहीं हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में रन भी करा के दे रहा है। तो जेवीएम का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ने दो बेनिफिट देखा है। फिर आप जेवीएम में काफी सारे बेनिफिट है, आगे हम लोग और भी देखेंगे जेवीएम का क्या क्या रोल है। जेवीएम का रोल बस इंटरप्रेट करना नहीं होता है कि बाइट कोड को कन्वर्ट कर दो लो लेवल लैंग्वेज में। जेवीएम का साथ ही साथ बहुत तरह का काम होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग सारा चीज देखेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली ये सिक्योरिटी पर्पज तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो सी प्लस प्लस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली डील कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। बट यहाँ जावा अपने जावा को ऐसा फील हो रहा है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही डील कर रहा है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कम्युनिकेट कर रहा है, बट वो एक वर्चुअल मशीन है, रियल में नहीं है, ठीक है। जेवीएम है जिससे जावा एप्लीकेशंस कम्युनिकेट कर रहा है। कहीं ना कहीं वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट जावा का अपना ही बनाया हुआ है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर कम्युनिकेट करता है। तो जिसकी वजह से जावा जो होता है वो काफी ज्यादा हाईली सिक्योर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ कुछ टर्म देखने को मिल रहे हैं, क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर, सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये रन टाइम पर होते हैं, ठीक है, रन टाइम पर होते हैं। ये सारे मेथड्स रन टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले क्लास लोडर इन जावा इज अ पार्ट ऑफ अ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जीआरई का ये पार्ट है, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का पार्ट है, विच इज यूज टू लोड जावा क्लासेस इनटू अ जावा वर्चुअल मशीन डायनेमिकली, ठीक है। तो जो भी प्री बिल्ट क्लासेस हैं, जो हमारे क्लास से पहले जो क्लासेस का जरूरत पड़ता है उसको कहीं ना कहीं क्लास लोडर होता है वो जावा वर्चुअल मशीन में लोड करना शुरू कर देता है। इट्स एट सिक्योरिटी बाय सेपरेटिंग द पैकेज ऑफ अ क्लास ऑफ द लोकल फाइल सिस्टम फ्रॉम दोज हु आर इम्पोर्टेड फ्रॉम नेटवर्क सोर्स। देखिए क्या लिखा है, इट एट सिक्योरिटी बाय सेपरेटिंग पैकेज फॉर द क्लासेस ऑफ द लोकल फाइल सिस्टम फ्रॉम दोज दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द नेटवर्क सोर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पैकेज है, ठीक है, वो उसको हर क्लास का सेपरेट हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो लोकल फाइल के साथ, ठीक है, दोज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द नेटवर्क सोर्स। जो भी नेटवर्क सोर्स से आ रहा है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, और लोकल फाइल से सेपरेट हो जा रहा है। देखिए मैं आपको ये समझाऊंगा, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा था, ये वाला क्लास लोडर समझा रहा था। तो देखिए दोस्तों क्या है, जब हम लोग है ना, जब क्लास लोडर चलता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ फाइल्स नेटवर्क सोर्स से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे फाइल्स हो जो अनसिक्योर्ड हो, ठीक है, अनसिक्योर्ड हो। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा लोकल फाइल में जो क्लास
जा रहा है, समझ लीजिए क्लास अभी के लिए एक फाइल है, ठीक है। क्योंकि ये एक टॉपिक है, पैकेज अपने में एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, डील करेंगे, समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे पैकेज का मतलब समझ लीजिए फोल्डर, ठीक है, अभी के लिए। तो ये जो आपका फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर आपके फाइल प्रेजेंट होंगे, जो कि लोकल फाइल से आ रहे हैं, जो कि लोड होता है, ठीक है। क्लास लोडर जब उसको लोड कर रहा होता है उस फाइल को, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैकेज में, और कहीं ना कहीं वो सेपरेट करता है किससे, एक और फोल्डर क्रिएट कर देता है, और उसमें जो भी नोट नेटवर्क सोर्स से फाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं एक सेपरेट पैकेज के अंदर डालता है, जिसकी वजह से जो ये फाइल है वो करप्ट नहीं होता है, ठीक है, करप्ट नहीं होता। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, देखिए पैकेज मतलब फोल्डर है, तो दो डिफरेंट फोल्डर है, एक फोल्डर उसमें है जिसमें लोकल फाइल्स जाएंगे, और एक फोल्डर ऐसे है जो नेटवर्क सोर्स से आएंगे, ठीक है। इंपोर्ट करना मतलब होता है कि बाहर के लोकल फाइल्स को, बाहरी लोकल फाइल्स को अपने फोल्डर में डालना, तो एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर दिया जाता है। तो दो डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर दिए, एक लोकल फाइल के लिए कर दिए, और एक कहीं ना कहीं सेपरेट फोल्डर्स, ठीक है, एक सॉरी, एक्सटर्नल फोल्डर्स क्रिएट कर दिए, जिसमें एक्सटर्नल फाइल सब आएंगे। अब वो एक्सटर्नल फाइल्स जावा को थोड़ी पता है कि वो करप्ट है कि नहीं है, बट अपना अपने तरफ से इसको सिक्योर करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये काफी डीप नॉलेज था जो आपको मिला होगा, ठीक है। तो जावा इस तरीके से भी चीजों को थोड़ा सिक्योर कर देता है। अभी यहाँ देखिए, तो ये सारा जो क्लास लोडर वाला प्रोसेस है, बाइट कोड वेरीफायर है और फिर सिक्योरिटी मैनेजर है। ये एक्चुअली जेवीएम जेआरई जेडीके के अंदर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रन टाइम पर ऐसा होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे, बट अभी चूंकि हम लोग फीचर समझ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा रहा हूँ। तो जैसे ये क्लास लोडर प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद देखिए बाइट कोड वेरीफायर भी होता है, ठीक है। इट चेक्स द कोड फ्रेगमेंट फ्रॉम इलीगल कोड दैट कैन वायलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट। पहले तो क्लास लोडर चला, जो कि कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी इसमें डाला गया है। साथ ही साथ बाइट कोड वेरीफायर में भी आपने जो बाइट कोड डाला हुआ है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोड ना मिल जाए जो इलीगल कोड है, उसको वायलेट कर रहा है, उसको भी चेक किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितने सारे स्टेप्स है जो सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। फिर ये तीसरा है, इट डिटरमाइंस व्हाट रिसोर्स अ क्लास कैन एक्सेस, सच एज रीडिंग एंड राइटिंग टू अ लोकल डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन से रिसोर्स क्लास का जो एक्सेस कर सकता है, जो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है लोकल डिस्क से, तो वो भी एक बार देखा जाएगा, ठीक है, उसको भी डिटरमाइन किया जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों स्टेप हैं जो यूज किया जाता है कहीं ना कहीं जावा को सिक्योर करने में, ठीक है। जावा लैंग्वेज प्रोवाइड दिस सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट, सम सिक्योरिटीज कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन डेवलपर्स एक्सप्लिसिट थ्रू एसएसएल जेएस और क्रिप्टोग्राफी। ये सब भी हम लोग फीचर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने जावा को सिक्योर सिक्योर करने के लिए। और ये जो सारे हैं ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, इसमें आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ये अपने आप होगा, ठीक है। फिर आ जाता है दोस्तों जावा रोबस्ट क्यों है। देखिए यहाँ क्या क्या टॉप पॉइंट लिखा है, इसको समझते हैं। देखिए द इंग्लिश माइनिंग ऑफ रोबस्ट इज स्ट्रॉन्ग, जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। there is a lack of pointer that avoid security problems. Java provides automatic garbage collection which runs on the Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by a Java application anymore. There is exception handling and a type checking mechanism in Java. All this make Java robust. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंटर को हटा दिया गया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जो मैं आपको बताया, इसकी वजह से जावा रोबस्ट है। फिर यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है। यहाँ आपको अलग से अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए कोई मेथड या कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से रोबस्ट हो गया है। और आपको यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ये टाइप चेकिंग मैकेनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, जिसके वजह से जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट भी है इसके अंदर, ठीक है। इसका मेमोरी जो है उसको मैनेज काफी अच्छे से किया जाता है, जिसकी वजह से जावा काफी ज्यादा पॉपुलर है और रोबस्ट है, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो गए रोबस्ट होने के कारण। फिर यहाँ लिखा है
आर्किटेक्चर न्यूट्रल, देखिए जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर। फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप इज फिक्स्ड। तो ये जो प्रिमिटिव टाइप देख रहे हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। काफी ज्यादा अच्छे से, काफी डीप नॉलेज लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट ये प्रिमिटिव टाइप जैसे सी प्रोग्रामिंग है, इन डेटा टाइप ऑक्यूपाइज 2 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर 32 बिट आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड 4 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर 64 बाइट आर्किटेक्चर। हाउएवर इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर बोथ 32 और या फिर 64 बिट आर्किटेक्चर इन जावा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले मैं आप बाइट समझाया नहीं हूँ, मैं आपको पहले आपको बाइट समझाऊंगा, फिर ये बिट भी समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारे टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे आपको समझाना है। ये प्रिमिटिव टाइप क्या होता है ये समझाना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप समझाना है, ठीक है, इंट समझाना है, ये सारी चीज मैं आपको समझाया नहीं हूँ। साथ ही साथ ये देखिए क्या बोल रहा है, 2 बाइट मेमोरी लेता है 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं 4 बाइट ले रहा है 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए। बट जो जावा है वो 4 बाइट्स ही लेगा, ठीक है, इंट के लिए। यहाँ इंट का एग्जांपल लिया जा रहा है, ठीक है, दोनों, अगर 32 या 64 बिट आर्किटेक्चर हो, दोनों के लिए जावा में 4 बाइट्स ही लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी एक वेरिएशन आ रहा था, ठीक है, 32 बिट और 64 बिट के लिए 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। तो दोस्तों ये वाला आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपको बिट बाइट इंट डेटा टाइप्स ये सारी चीज समझ में आएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। पोर्टेबल है, जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट facilitates you to carry java bytecode to any platform. It doesn't require any implementation। देखिए पोर्टेबल क्यों है, आसान भाषा में समझे तो जो आपका बाइट कोड है वो जनरेट हो गया है। अब बस आपको जेवीएम चाहिए, ठीक है, तो आप जेवीएम इंस्टॉल कर लीजिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपका लैपटॉप है विंडोज का और आपके दोस्त का लैपटॉप है मैक का, ठीक है, तो आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किए, उसका बाइट कोड जनरेट किए, उसको पेन ड्राइव में डाले और चल दिए अपने दोस्त के घर दिखाने के लिए कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है जो मैं बिल्ड किया हूँ। अब आपका जो दोस्त है वो बोला कि भैया मेरा तो ये है, मैक है, तुम जो सॉफ्टवेयर बिल्ड किए हो वो तो विंडोज में किए हो, तो कैसे रन करेगा, तो वो कर जाएगा रन, क्योंकि देखिए आप गए दोस्त के यहाँ बोले कि आप बस तुम जेवीएम इंस्टॉल करो मैक के लिए, वो जेवीएम इंस्टॉल कर दिया मैक के लिए। आपने क्या किया, पेन ड्राइव को इंपोर्ट किया, पेन ड्राइव से फाइल को इंपोर्ट किया और कहीं ना कहीं आपने एग्जीक्यूट कर दिया और आपको आउटपुट शो हो रहा है। तो इसीलिए पोर्टेबल है, कहीं पे भी अपने फाइल को लेके चल जाइए, अपने फ्रेंड के यहाँ चल जाइए, भले ही उसका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपका जावा कोड चल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो जावा है वो हाईली, उसको वो पोर्टेबल है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा बाइटकोड इज क्लोज टू नेटिव कोड। It is still a little bit slower than a compiled language. Java is an interpreted language. That is why it is slower than compiled language. ठीक है, देखिए जावा जो है वो हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है, बट थोड़ा स्लो है। देखिए कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं सारे स्टेटमेंट को एक बार में रीड कर लिया जाता है, फिर एरर दिया जाता है, ठीक है। बट जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है ना, उसमें क्या होता है कि पहले आपका एक एक लाइन चेक किया जाएगा स्टेटमेंट का। इंटरप्रेटर में क्या होता है, पहले एक लाइन चेक किया, उस लाइन में कोई एरर नहीं है तो फिर दूसरा लाइन चेक किया, उसमें एरर नहीं है तो फिर तीसरा लाइन चेक किया, मान लीजिए तीसरा लाइन में एरर है तो फिर जाके एरर दे देगा, ठीक है। तो वो एक एक लाइन को चेक कर रहा है, लाइन बाय लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर रहा है बट लाइन बाय लाइन कर रहा है, ठीक है। और कंपाइलर क्या करता है, एज अ होल करता है, ठीक है। तो जो कंपाइलर में क्या है कि थोड़ा अनसेफ हो जाता है, ठीक है। अनसेफ इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरा स्टेटमेंट को वो पहले चेक करेगा और उसके बाद फिर वो बताएगा। और कहीं ना कहीं जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो उसके वजह से वो सेफ तो होता है बट थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है। और कहीं ना कहीं जावा तो दोनों है, जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज का फैसिलिटी है।
ठीक है। जो हमारा जावा का कंपाइलर होता है वो क्या करता है, वो जो हमारा सिंटेक्स चेकिंग में काम करता है, और कहीं ना कहीं वो बाइट कोड में या फिर क्लास फाइल जनरेट करके दे देता है। ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, नहीं तो फिर वो क्लास फाइल में हमें हमें प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा कंपाइलर करता है, और फिर इंटरप्रेटर क्या करता है, उस बाइट कोड को एक मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जिससे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाता है, जो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है। ठीक है, फिर बात आ जाता है कि जावा डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है। जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। RMI and GB are used for creating distributed application. This feature of Java make us able to access file by calling the method from any machine to on the internet. ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना था। ठीक है, जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बनाना था कि एक जगह उसके फंक्शंस बने हुए हैं और कोई और मशीन में कॉल हो जा रहा है, तो उसके लिए इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके इसके लिए इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक फंक्शन बना दिया ऐड का, जिसके अंदर किसी तरह का भी वैल्यू ऐड हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप डेसिमल वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है, इनफैक्ट करेक्टर को भी ऐड करो तो ऐड हो जा रहा है। तो ऐसा कोई आपने फंक्शन बना के रख दिया, और कहीं ना कहीं वो फंक्शन कहीं ना कहीं कोई और यूज कर सके। ठीक है, आपका किया हुआ मेहनत किसी और को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, ऐड जैसे आपने फंक्शन बना के रखा हुआ है, तो वो फंक्शन कब कौन कैसे यूज कर पाएगा, जब आप उसको इंटरनेट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और उस इंटरनेट के थ्रू वो दूसरा बंदा भी उस ऐड फंक्शन को यूज कर पाएगा। ठीक है, तो जावा का सोच काफी आगे का था। जावा चाहता था कि मेरा बनाया हुआ मेथड हर हर आदमी यूज कर सके। ठीक है, तो उसके लिए इंटरनेट का भी जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा। आरएमआई जेबी आर यूज फॉर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। आरएमआई और जेबी पहले यूज किया जाता था क्रिएटेड distributed application. This feature will make us to able to access file by calling the method from any other machine on the internet. तो यही चीज मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे इंटरनेट अवेलेबल है तो दूसरे मशीन के भी मेथड्स को कॉल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, मल्टी थ्रेडेड, अ थ्रेड इज अ लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम executed concurrently. We can write Java program that deals with many tasks at once by defining multiple threads. The main advantage of multi-threading is doesn't occupy memory for each thread. It shares a common memory area. Threads are important for multimedia web application. तो दोस्तों ये हफ्ते में एक टॉपिक है। ठीक है, ये हफ्ते में टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे। सेपरेट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो ये मल्टी थ्रेडेड करने की वजह से बस टाइम बचाने की वजह से, और टाइम इसमें क्यों कम बच रहा है, क्योंकि आपका है ना यहाँ पे एक साथ मल्टीपल टास्क हो जा रहा है। ठीक है, आप मल्टीपल टास्क कर पाओगे, एक बार में आप दो मेथड को कॉल कर दोगे। ठीक है, और वो दोनों मेथड पैरेलली आपका काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये भी एक फीचर है जावा का जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, डायनेमिक, जावा इज डायनेमिक लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स द डायनेमिक लोडिंग ऑफ classes. It means classes are loaded on demand. It also supports functions from its native language, C++। देखिए जावा डायनेमिक क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ ना, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब जो क्लास डिमांड में होगा, उस वक्त उस वक्त के लिए ही वो क्लास कहीं ना कहीं लोड होगा। ठीक है, तब तक के लिए वो क्लास लोड नहीं होगा। या फिर आप दूसरे एंगल से ये समझ सकते हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमने रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, लेकिन जब उसका यूज होगा तब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए, और या फिर आप जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ,
अभी सर्वलेट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सर्वलेट में मैंने अभी ये डायनेमिक वेबसाइट समझाया था, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। वो और अच्छे से समझ में आएगा कि जावा डायनेमिक क्यों है, ठीक है। जी देखिए, चीजें सर्वर पर होती है, ठीक है, सर्वर पर होती है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अ, चीजें डायनेमिक हो जाती है, ठीक है, सर्वर पर। जैसे अभी हम लोग जो जावा पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोर जावा पढ़ रहे हैं, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग इससे बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि हम लोग इसमें लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिक बिल्ड पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बट जब सर्वर साइड पर जाते हैं तो वहाँ सर्वलेट जैसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। और सर्वलेट जैसे कॉन्सेप्ट आने के बाद चीजें थोड़ी डायनेमिक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने इस एंगल को पकड़ के बताया है कि जो हमारा क्लास है, ठीक है, वो जो क्लास है उसको जब तब लोड होगा जब उसका डिमांड होगा, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप अमेजोन पर गए हो, ठीक है, और आप एक यूजर हो, और कहीं ना कहीं कुछ चीज आप खरीदना चाहते हो। मान लीजिए आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो, तो आप मोबाइल फोन पर गए और कहीं ना कहीं ऐड टू कार्ट किया। तो वो जब आपने उसको क्लिक किया, तब जाके डेटाबेस में डेटा गया, और इस यूजर के लिए उस कार्ड को, जो मोबाइल फोन है, उसको ऐड कर दिया। तो जब आपको डिमांड था कि आपको वो मोबाइल फोन चाहिए, तो आपने उस ऐड टू कार्ट बटन पर दबाया, तब जाके आपका जो वो मोबाइल फोन है वो लोड हो गया आपके कार्ट में, ठीक है। तो ऑन डिमांड हो रहा है ये चीज, तो ये चीजें डायनेमिक है। तो ये मैं आपको सर्वर बेस्ड पर, मतलब कि एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट को लेके समझाया, ठीक है। और यहाँ सिंपली इन्होंने ये कहा है कि डायनेमिक इसीलिए है क्योंकि जब डिमांड होगा उस क्लास का, तभी जाके उस क्लास को लोड किया जाएगा, ठीक है। तो उस एंगल पर इन्होंने ऐसे समझाया है। चलिए, तो हमने ये सारे जावा सपोर्ट डायनेमिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक और कारण इन्होंने डायनेमिक बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे चीजें ऑटोमेटिक है, ठीक है। गार्बेज जैसे जैसे अनरिफ्रेश्ड मेमोरी, अनरिफ्रेश्ड ऑब्जेक्ट या फिर वेस्टेज मेमोरी को ऑटोमेटिकली हटा देता है, डायनेमिकली हटा लेता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये डायनेमिक है। तो मैंने आपको दो तरीके से समझाया कि डायनेमिक क्यों है, एक एडवांस जावा के रिस्पेक्ट पर समझाया, और एक नॉर्मल यहाँ पे जो कोर जावा के लिए लिखा है उसके वे से समझाया, ठीक है। दोनों वे से आप देख सकते हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं जावा और सी प्लस प्लस पे, ठीक है। क्या ऐसा है भाई सी प्लस प्लस में जो जावा में नहीं है, या फिर जावा में ऐसा है जो सी प्लस प्लस में नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ ऊपर में ही लिख दिया है। सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और जावा है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये दो डिफरेंस लिखा है। फिर यहाँ बता रहा है सी प्लस प्लस इज मेनली यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, जावा इज मेनली यूज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इट इज वाइडली यूज फॉर विंडो बेस्ड, वेब बेस्ड इंटरप्राइजेस मोबाइल एप्लीकेशन। इसी तो हम लोग जावा को कह देते हैं ना जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। बट जो हमारा सी प्लस प्लस है वो स्पेसिफिक पर्पस है, जहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम प्रोग्रामिंग ही हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए वेराइटी ऑफ चीज कर सकते हैं। आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं जावा का ही लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। तो विंडोज के लिए विंडोज बेस हो सकता है, वेब हो सकता है, इंटरप्राइज हो सकता है। आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो। आप ये सारे मीडिया प्लेयर सब भी आप क्रिएट कर सकते हो, एंटीवायरस क्रिएट कर सकते हो, गेम क्रिएट कर सकते हो। तो जो आपका जावा है इसके अंदर आप बहुत कुछ मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। गोल क्या था भाई, सी प्लस डिजाइन फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इट वाज an extension of C programming language। और फिर जावा क्या है, जावा was designed created as an interpreter for printing system, but later extended as a support network computing। It was designed to easy to use and accessible to the broader audience, ठीक है। go to C support the go to statement, java doesn't support the go to statement, ठीक है। multiple inheritance, supports multiple inheritance, doesn't support multiple inheritance through class, it can achieve by using interfaces in java। तो ये दोस्तों एक टॉपिक है, ठीक है, जावा के अंदर ये अपने में एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मुझे समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपको समझाना पड़ेगा, इसको आगे के लिए रखते हैं। फिर ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, और जावा सपोर्ट नहीं करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को एक बार,
पहले ऑपरेटर समझेंगे क्या होता है, फिर आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे। फिर यहाँ पॉइंटर लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स पॉइंटर, यू कैन राइट द पॉइंटर प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। जावा इसको नहीं करता, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने अभी समझा भी था। फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर है, ठीक है, सी प्लस प्लस यूजर कंपाइलर ओनली। C++ is compiled and run using the compiler which converts source code into machine code. So C++ is a platform dependent। यहाँ रीजन बता रहा है क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कंपाइलर है, ठीक है, जो सोर्स कोड को कहीं ना कहीं मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बट जो जावा है वो कंपाइलर क्या करता है, इसके लिए बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, ठीक है, बाइट कोड को रन टाइम पे, और आउटपुट मिलता है। फिर जावा इंटरप्रेट करता है, दैट इज वाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो यहाँ प्रोसेस बढ़ जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं टाइम इसमें ज्यादा लगता है। भले हाई परफॉर्मेंस है बट इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, बट उस टाइम ज्यादा लगने की वजह से ये काफी ज्यादा सेफ भी हो जाता है, और साथ ही साथ कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाएगा जावा, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस है, स्ट्रक्चर यूनियन है, थ्रेड सपोर्ट है। देखिए जावा यहाँ पे थ्रेड को भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है। फिर यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। हम्म, एक सेकेंड। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ मैं आपको ये दिखा रहा था, देखिए थ्रेड सपोर्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर यूनियन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए वो चीज सबको रिमूव किया गया जहाँ जिसका ज्यादा यूज नहीं था, ठीक है। जावा को ज्यादा यूजर फ्रेंडली, मतलब प्रोग्रामर फ्रेंडली बनाने की कोशिश किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर पॉइंटर पॉइंटर यूजर, मतलब प्रोग्रामर फ्रेंडली नहीं था, जिसको हटा दिया गया, और काफी अनसिक्योर्ड था। वैसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं था, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नहीं था, इसीलिए हटाया गया, लेकिन उसको इंटरफेस में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। गोटू का जरूरत नहीं पड़ा जावा को, तो नहीं रखा। तो जावा ने काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के चीजों को बनाया है, ठीक है। फिर ये हम लोग बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें कमेंट करना है, और कहीं ना कहीं हम लोग कमेंट तो कर सकते हैं शायद दोनों में, ठीक है। बट यहाँ जावा एक नया फीचर प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट भी एक होता है, ठीक है। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, और एक तीसरा है आपका, वो हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है, बट जावा करता है। देखिए जावा का अभी जो प्रेजेंट ओनर है ओरेकल है, ठीक है, ओरेकल है। तो मैं ओरेकल है, ओरेकल में फॉर एग्जांपल मैं खोलना चाहता हूँ, मान लीजिए एक टॉपिक लेता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, ये टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो इसको मैं खोला, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जावा का, ये सारी चीज बता रहा है यहाँ। क्लास जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ओके। मैं एक्चुअली इसका क्लास खोलना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड। कंस्ट्रक्टर मेथड फील्ड ऑल क्लासेस, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन, क्लास एब्स्ट्रैक्शन। ये क्लास लिख के नहीं दिखा रहा है, बता दे रहा है कि कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, मेथड है, ये एट्रीब्यूट है इसका, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्लास खोल के नहीं दिखा रहा है, रुकिए एक सेकेंड। आपको वो दिखाना चाह रहा था कि हर क्लास के अंदर जैसे मेथड है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट जावा ओरेकल। ये इसका सिंटैक्स बता रहा है कि कैसे लिखा जाता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, बट रियल लाइफ का दिखाना चाह रहा था मैं। अ, 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 अ,
फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये सारे कमेंट है, ये कमेंट है, ठीक है। या वो कभी फ्री होऊंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे, वर्चुअल कीवर्ड है, फिर ये सब है, इनहेरिटेंस ट्री है, अनसाइंड राइट शिफ्ट है, हार्डवेयर है। देखिए सी प्लस प्लस नियर टू हार्डवेयर है, बट जो जावा है वो इंटरेक्ट नहीं करता है हार्डवेयर से, ठीक है। क्योंकि सी प्लस 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 सी प्लस प्लस जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है सी का, ठीक है। और सी जो होता है वो कहीं ना कहीं हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सी प्लस प्लस भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, बट जावा में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये डिफरेंस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होना चाहिए जावा का, समझे। जावा का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तब आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझाया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों है, ठीक है। फिर ये गो टू, चूंकि जावा में है ही नहीं, तो आपको सी पढ़ना पड़ेगा। गो टू क्या होता है, सी प्लस प्लस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। वैसे ही ये सपोर्ट नहीं करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो आपको पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगा। कंपाइलर इंटरप्रेटर वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा जावा के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर यूनियन देखने को नहीं मिलेगा। थ्रेड है तो थ्रेड का टॉपिक ही है पूरा, उसका नाम ही है मल्टी थ्रेडेड, वो आपको देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्चुअल कीवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जावा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। जो जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स है। हम्म। ये ये दोनों मैंने आपको करा दिया है पिछली क्लास पे, ठीक है। फीचर्स ऑफ जावा भी समझाया, हिस्ट्री ऑफ जावा भी सिखाया, ये सब करा दिया हूँ। व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, सी प्लस प्लस वर्सेस जावा, हेलो जावा प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इंटरनल्स, हाउ टू सेट पाथ। तो हमने अभी तक इतना कुछ किया, ठीक है। टोटल लेक्चर्स में हमने ये सारा चीज कर लिया है। जेडीके जेआरई और जेवीएम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर शुरू करेंगे। यहाँ से चीजों को शुरू करेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग जेवीएम जेडीके जेआरई से शुरू करेंगे। और मैं ये फीचर्स ऑफ जावा एक बार समझ लीजिएगा, यहाँ कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। और सी प्लस प्लस और जावा का डिफरेंस देख लीजिएगा। तो जो जो मैं पढ़ाया हूँ, देखिए मैं क्या पढ़ाया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जावा टी पॉइंट है। हालांकि मैं जावा टी पॉइंट को कल से पिछले क्लास से यूज करना शुरू किया हूँ, उससे पहले तो मैं अपने से पढ़ा रहा था। तो ये सारे टॉपिक देख लीजिएगा, व्हाट इज जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, सी प्लस प्लस वर्सेज जावा, हेलो जावा प्रोग्राम, प्रोग्राम इंटरनल, हाउ टू सेट पाथ। तो इतना सारा चीज मैंने किया है, ठीक है।
सेट पाथ भी दिखाया है करके, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में, और सॉरी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, ठीक है, और कमांड प्रॉम्प्ट में भी करके दिखाया है, ठीक है, तो वहां से भी देख लीजिएगा। एक सेकेंड, विशाल वर्धन जावा प्लेलिस्ट, ये देखिए। तो ओवरऑल अभी तक 5 लेक्चर्स आए हुए हैं। देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करा दिया हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। फिर हिस्ट्री ऑफ जावा समझाया हूँ, ठीक है, बाइट कोड समझाया हूँ, तो ये सारा टॉपिक्स हुआ है। इंस्टॉल कराना सिखा दिया हूँ, ठीक है, आईडी को इंस्टॉल करना सिखा दिया हूँ, एडिटर और आईडी में क्या डिफरेंस है वो सब कुछ बताया हूँ। साथ ही साथ पाथ को सेट भी कराया हूँ, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट भी समझाया हूँ, इसमें भी बाइट कोड समझाया हूँ, तो ये सारा आप देखिएगा। फिर आज मैं फीचर्स ऐड कर दूंगा जो मैं आज पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने फीचर्स ऑफ जावा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप को एक बार रिवाइज करा देता हूँ फीचर्स ऑफ जावा में, ठीक है। देखिए फीचर ऑफ जावा में क्या क्या था, रिवाइज मतलब कि क्या क्या है, देखिए सिंपल है वो भी, देखिए सिंपल भी आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो भी तब आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। पोर्टेबल, ये तो समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट समझ में आ गया। सिक्योरिटी भी थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा जब आप जावा को और अच्छे से पढ़ोगे। रोबस्ट है, वो भी तब समझ में आएगा तब उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, उससे कोई ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। आप अपना कोड कर रहे हो, इंट का 4 बाइट है तो 4 बाइट ही लेगा, भले इसका 32 आर्किटेक्चर हो या फिर इसका 64 आर्किटेक्चर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरप्रेटेड है, ये भी थोड़ा और अच्छे से फील कर पाओगे आप। हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है, मल्टी थ्रेडेड है, ये तो अपने में एक कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड अपने में हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड भी, जब आप एडवांस चीज़ों को अच्छे से और करोगे तो आपको समझ में आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है। और कहीं ना कहीं डायनेमिक भी तब समझ में और अच्छे से आएगा जब हम लोग एडवांस जावा करेंगे, ठीक है। तो एडवांस जावा का भी लेक्चर आता है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपने में एक टॉपिक है तो वो मैं पढ़ाऊंगा, और वैसे ही मल्टी थ्रेडेड अपने में एक टॉपिक है, तो ये दोनों टॉपिक मैं एक्चुअली आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो ऐसा फीचर भी यहाँ दिया हुआ है और ऐसा टॉपिक भी है, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी साथ साथ जरूर करिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जावा का कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। और आप अगर नए हो तो स्टार्टिंग से वीडियो देखना, देखिए वीडियो 1 वीडियो 2 ये सारा आपका लिख के आता है, वीडियो 1 वीडियो 2, ठीक है, सब है। देखिए वीडियो 4 है ये, सब लिख के आएगा। वैसे ही अगर आपको कोर जावा आता है, ठीक है, कोर जावा आता है और आप पढ़ना चाहते हो एडवांस जावा, तो एडवांस जावा का भी टॉपिक आ रहा है, ठीक है, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुका है, आज चौथा आएगा। और अगर आप नहीं आपको एडवांस जावा आता है तो आप स्प्रिंग बूट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आपको स्प्रिंग बूट भी आता है तो आप माइक्रो सर्विस भी पढ़ सकते हो। तो ये चारों आपका प्लेलिस्ट है और इस पर लगातार वीडियो आते रहेगा, तो आप इससे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको स्प्रिंग बूट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं 14 वीडियोज है, ठीक है। 14 वीडियोज नहीं है ये, मैं बहुत सारा डिलीट कर दिया हूँ क्योंकि वो सिंगल वीडियोस था, है तो 2-3 ही वीडियो, बट हाँ बड़ा बड़ा है। तो आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क यहाँ से सीख सकते हो। और उसके बाद आप स्प्रिंग बूट पर जंप लगा सकते हो, फिर छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी कराया हूँ स्प्रिंग बूट पे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा है। बाकी नंबर प्रोग्रामिंग सीखना है वो भी सीख सकते हो, अगर आपको सीखना है, ठीक है, नंबर प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। अगर आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कोर जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, तो आपको अलग और भी वीडियोस देखने हैं मेरे, तो आप यहाँ कोर जावा इन वन वीडियो में जाके, हाँ कोर जावा इन वन वीडियो भी है जिसमें कहने कि 10 घंटे का लेक्चर है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ, वहां से मेरे से कोर जावा सीख सकते हो। साथ ही साथ और भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पे आप आके सिंपली देखिए, यहाँ की ये तो 10 घंटे का टॉपिक है, एक ही जगह पे सब बनाया हूँ। फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, फॉर लूप समझना चाहते हो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, ये सब सीखना चाहते हो, जावा सर्वलेट सीखना चाहते हो, ठीक है,
कलेक्शन फ्रेमवर्क, एरे लिस्ट सीखना चाहते हो, उप सीखना चाहते हो, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडेड, जावा अरे इन वन वीडियो, ये सारे सीखना चाहते हो तो ये भी सीख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सब जावा के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स आप सीखना चाहते हो तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना है मेरा प्लेलिस्ट। हम्म। लाइव वीडियो में भी मैं जावा पढ़ाया हूँ, तो वहां से भी आप कुछ कुछ सीख सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कुछ कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा फ्रेमवर्क और ये सारा प्लेलिस्ट हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम्म। चलिए।